हाय फ्रेंड, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं धीरज विक्टोरी सेल्फ स्टडी की तरफ से 12 मई का करेंट अफेयर लेके आया हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए करेंट अफेयर 12 मई के लिए। 12 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं, ऐसा है कि मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, ओनली इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो एग्ज़ाम और व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है। आते बहुत सा करंट अफेयर आता है, लेकिन उसी सब को हम लिए हैं जो डेली के न्यूज़ में से जो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत अच्छा हो। इसलिए आज चलते हैं हम 12 मई के करंट अफेयर। आप देख सकते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसके बारे में आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम अपना करेंट अफेयर स्टार्ट ही किए हैं, पहला वीडियो है, देखते हैं आप लोग का कैसा परफॉर्मेंस, मतलब मेरा परफॉर्मेंस कैसा है और आप लोग का रिस्पांस कैसा आता है। तो नेक्स्ट करेंट अफेयर हम देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आप लोग बोल सकते हैं कि शंकर घोष जो हैं, उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए हाल ही में चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी एक निजी संस्था है और इसमें गैर लाभकारी भी संस्था है, जिसे 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित एक कांग्रेसनल चार्टर के तहत स्थापित किया गया था। यह नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा विज्ञान में उपलब्धि को मान्यता देता है, जो संघीय सरकार और अन्य संगठनों को विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य नीति सलाह प्रदान करता है। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो विज्ञान से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देती है, विज्ञान से रिलेटेड जानकारियाँ देती है, स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारियाँ देती है। इसी में राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए शंकर घोष को हाल ही में चुना गया है, ठीक है ना दोस्त। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1975 से भारतीय टीम, मतलब 1975 के बाद भारतीय टीम की पहली पारसी क्रिकेटर कौन बोला? मतलब पारसी है, बोल सकते हैं पुर्तगालीज, मतलब पारसी लोग जो रहते हैं वो है। तो कल का ये क्वेश्चन था कि ये लड़का है जो टेस्ट मैच में आया है, मतलब टेस्ट मैच खेलेगा और उसका नाम टेस्ट मैच में नॉमिनेट हो गया है। ये गुजरात का अपना है, गुजरात का है, जिसका नाम है अर्जन नागवासन। कहाँ के हैं? अर्जन नागवासन है, गुजरात के हैं। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अर्जन नागवासन कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अर्जन नागवासन के बारे में। गुजरात के 23 वर्ष के हैं, बाएं हाथ के सीमर हैं। अर्जन नागवासन को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए चुना गया है, मतलब नामित किया गया है। भारतीय टीम में एक खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया। अर्जन रोहिंटन नागवासन महाराष्ट्र सीमा के पास एक गांव में पारसी समुदाय से हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर है, वहीं पे हैं, पारसी समुदाय से हैं, रहते हैं भारत में ही, ऐसा नहीं है कि बाहर के हैं, तो बाहर में रहते हैं। 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर हैं, ठीक है। यही है, आप देख सकते हैं, टेस्ट मैच के लिए गए हैं। इनका ड्रेस वाइट है, टेस्ट के लिए आता है तो वाइट ड्रेस रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर हम चलते हैं आप लोग के लिए। अगला है कि आईसीसी, थोड़ा सा कट गया है बगल में, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अप्रैल के पुरस्कार किसको मिला है? तो जैसे आईसीसी है जिसका मुख्यालय दुबई में, आईसीसी प्रत्येक महीना खेल होता है, तो प्रत्येक महीना महिला और पुरुष क्रिकेटर में से उस महीना का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला जो भी क्रिकेटर होता है उसका नाम उस महीने के लिए होता है। जैसे पिछला महीना रविचंद्रन अश्विन था, उससे पहले आपका ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो टेस्ट मैच हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड को हराया था। फिर अश्विन अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो अश्विन को मिला था, रहाणे को भी मिल चुका है। तो हर मंथ जो भी देश का अच्छा खिलाड़ी, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसको आईसीसी महीने के लिए चुना जाता है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर महीने खिलाड़ी आते रहता है, जाते रहता, आते रहता है, जाते रहता है। जो जैसे एग्ज़ाम के टाइम के पास 1-2 महीना का, हाँ याद रहे तो 1-2 महीना का देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अप्रैल के पुरस्कार में आपका पाकिस्तान का है बाबर आजम, बहुत ही अच्छा खेलता है। बाबर आजम देख सकते हैं, यही बाबर आजम है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, T20 में नंबर 1 खिलाड़ी भी बने हुए हैं।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रीलंका के सभी प्रारूप में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप में पुरुष और महिला क्रिकेटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानते और सम्मानित के लिए दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी या संस्था द्वारा डोजी-1 मिशन टू मून लॉन्च किया। मतलब कि ये एक ऐसी मिशन है जहां मून पे लिया जाएगा और इसके लिए जो यहाँ पे बनाया गया उसका उपग्रह का वेट 40 केजी है और इसको फॉल्कन 9 के द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाएगा। एक प्रकार का मिशन है और अभी जानते हैं इतना स्पीड से और इतना तगड़ा मिशन लेके जाने वाला कंपनी है जिसके बारे में जानते हैं, ये बहुत नाम चर्चा में है, वो है इलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स कहाँ पर इसकी संस्था है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है ना। 2002 में ये बने थे। स्पेस एक्स है किसका है? तो इलन मस्क का है। हाल ही में चर्चे में रहा था, इलन मस्क का है। बहुत ही चर्चे में रहे हैं व्यक्ति। और स्पीड्स में जिस समय व्हाट्सअप के बारे में वो डाटा चोरी के बारे में आ रहा था उस समय इसका सिग्नल ऐप आया था, याद रखिएगा, सिग्नल ऐप आया था। सिग्नल ऐप्स इनका बहुत चर्चा में रहा था और उस समय नंबर 1 बन गया था। रिचमेंट के अनुसार एक लिस्ट आती है, उसके अनुसार नंबर 1 विश्व का मतलब सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम देख लेते हैं। स्पेस एक्स डोजी-1 के नाम से बनाए गए 40 किलोग्राम के क्यूब उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट, पूछता है कि रॉकेट कौन है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट है। रॉकेट पर सवारी करके, ठीक है ना, 9 इसके फॉल्कन 9 से ले जाएगा। पेलोड एकीकृत संचार और कंप्यूटेशनल सिस्टम के साथ बोर्ड पर सेंसर और कैमरे से चंद्र स्थानिक इंटेलिजेंस प्राप्त करेगा। ये प्रक्षेपण डोजी के अंतरिक्ष में पहले क्रिप्टो के साथ अंतरिक्ष में पहले मेनन बना है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इसका काम होगा, इसलिए इसका याद रखिएगा, इसमें क्रिप्टो करेंसी जैसी मनी का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 मई को कौन से दिवस मनाया जाता है? थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 11 मई को कौन से दिवस मनाया जाता है? जो आपको थंबनेल पर वहाँ दिख रहा था पहला क्वेश्चन। तो 11 मई को मनाया जाता है कौन सा? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों मनाया जाता है ये? तो ये बात है तब की 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु का दूसरा परीक्षण था। परमाणु परीक्षण शक्ति, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछा गया है। शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था। पहला पराग जिसका कूट नेम था स्माइलिंग बुद्धा। एनटीपीसी लगातार पूछ रहा था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा, ये एनटीपीसी बहुत पूछा है, पता नहीं एनटीपीसी इतना इस बार परमाणु सेक्टर को तो याद है। दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ था इसका पोखरण का, जिसका था शक्ति, इसका कोडिंग वर्ड था। उसके बाद दूसरा परीक्षण तब पोखरण के रूप में किया गया था जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा परमाणु बम विस्फोट के 5 परीक्षण की एक श्रृंखला थी। इस ऑपरेशन का संचालन दिवंगत राष्ट्रपति और एयरफोर्स इंजीनियर डॉक्टर एपीजे कलाम द्वारा किया गया था। इन सभी परमाणु परीक्षण में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित कई प्रमुख देश द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंध प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है ना। परीक्षण के बाद भारत राष्ट्र के परमाणु क्लब में शामिल होने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया और इस प्रकार भारत एक परमाणु राज्य बन गया था। तो ये सेकेंड परमाणु परीक्षण करने के बाद ही 11 मई से मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुस्तक का नाम है, क्या नाम है पुस्तक का? तो पुस्तक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक वैली पुस्तक। लाइफ इन द क्लॉक वैली पुस्तक किसका है? तो किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका शकूर रथेर
क्या नाम है इसका, शकूर रथेर द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताता है, आगे हम देखते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पीटीआई के पत्रकार थे। इसकी पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक वैली, पीटीआई के पत्रकार थे, शकूर राथेर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक एस्केपिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत के बारे में है, जो हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरण मुद्दे भी शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती थी। मतलब कश्मीर के बारे में ही इस पे बात की गई है, वहाँ के प्राचीन और ऐतिहासिक बात यहाँ पे बताया गया। अगला है कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई ने किसे किया है, तो आरबीआई ने किया है जोस जे कट्टर। किसको किया है, जोस जे कट्टर को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद कहता है कि कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नति होने से पहले कट्टर कर्नाटक के क्षेत्रीय सेल बंगलोर के, मतलब हर क्षेत्रीय क्षेत्र में आरबीआई का अपना शाखा होता है, बेंगलोर के कार्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे। और वो मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट राजनीतिक और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग भी संभालेंगे। यहाँ से आपको पूछेगा आरबीआई 1935 अधिनियम के तहत ही स्थापना किया गया था। ठीक है। उसके बाद आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, पहले आरबीआई कोलकाता में था, फिर इसको मुंबई लाया गया था। प्राचीन समय की बात है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही आरबीआई की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा चैटवेट ईवीए शुरू किया गया है। चैटवेट ईवीए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, इसी तरह का पैसा मनी ट्रांसफ़र, जैसे एसबीआई का यूनो समझते हैं, सीधा सीधा एसबीआई का यूनो जिस तरह से होता है, उसी तरह इस बैंक ने चैटवेट ईवे नामक, समझिए कि ऐप कहिए, वेबसाइट कहिए, जो शुरू किया है। तो ये चैटवेट नामक जो शुरू किया है, ये किया है आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है, कौन किया है, एचडीएफसी बैंक किया है। अब इसमें क्या होगा, तो चैटवेट जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, योनो है ना, एसबीआई का सारा सुविधा देता है। ये इसलिए किया है क्योंकि गांव इलाके में लोग उतना एक्टिव नहीं है डिजिटल से रूप में। तो गांव के इलाके में लोग को एक्टिव और सजग और अत्यधिक लोग इससे जुड़े, इसके लिए चैटवेट ईवीए शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने, जिसको गांव में सीएससी कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके आप प्रधानमंत्री से जुड़े बहुत सारा काम किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मतलब इंटरनेट संस्थाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस प्रकार की काम किया जाता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर से ने पिछले मील ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवा प्रदान करने में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटवेट लॉन्च किया है। यह पहल इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाट देगी। मतलब वही बात, इंडिया और भारत, मतलब कि डिजिटल दुनिया को सीखने अनुकूल होने के लिए ये बनाया रहा है। ऐसा कहने का मतलब इंडिया और भारत का कहने का था। ठीक है, ताकि लोग इंटरनेट पर सारा काम कर सके। अगला है कि किस राज्य में या राज्य सरकार ने आरओ छात्रवृत्ति कार्य शुरू किया है। आरओ छात्रवृत्ति है, ये एक प्रकार की छात्रवृत्ति है जो थोड़ा मतलब कम समय में टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट लेने के बाद उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के अनुसार उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है आपका त्रिपुरा किया है। त्रिपुरा का सीएम कौन है, विप्ल देव है, और रमेश बैस यहाँ का राज्यपाल है। और आप त्रिपुरा देख लीजिएगा, त्रिपुरा के 7 सिस्टर के राज्य हैं। ये सारा राज्य जो है ये 7 सिस्टर का ही है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर इस योजना में क्या कहा गया है। तो इस योजना में कहा गया है, त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के
और ओरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्र को मानसिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति देगा, मतलब एक छोटा सा छात्रवृत्ति देगा ताकि वे 10 मिनट के पाठ्यक्रम को संरेखित क्विज में बेंचमार्क प्रदर्शित प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। मतलब थोड़ा देर के लिए क्विज टाइप का होगा, उसका मानसिक टेस्ट, और उसके अनुसार उसको 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट का क्विज टाइप का टेस्ट होगा ताकि उसका अच्छा सा सब प्रदर्शन हो सके और उसके उस अनुसार उसका छात्रवृत्ति मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, मतलब इसको अरब का वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बनी है पहली भारतीय, जिसका नाम है तोहिरा कुतुबुद्दीन। कौन है? तोहिरा कुतुबुद्दीन है। और इसकी पुस्तक कौन है? तो भारतीय बनी है डॉक्टर तोहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में जन्म डॉक्टर तोहिरा कुतुबुद्दीन, इनका जन्म हुआ था और शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसको हम अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये पहली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है जो इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इसको मिला है। ठीक है, इन्होंने 19 में लीडन के ब्रिल एकेडमी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की थी और अरबी ओरिसन आर्ट एंड फक्शन के द्वारा इसे पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अपने भारत की है, मुंबई की थी, और ये क्या कहते हैं इसको, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, जिसको शेख जायद पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किस संस्था द्वारा दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? संस्था कहिए या इंस्टीट्यूट कहिए, तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये CBSE जो है इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, CBSE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके द्वारा CBSE से जुड़ी सारी जानकारी बच्चों को मिल सके, पढ़ाई का, उससे जुड़ी सारी बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके, इसलिए ये शुरू किया गया। अगला है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ। CBSE से संबंधित स्कूलों के छात्र और अभिभावक के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। नया ऐप दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में CBSE के संबंध स्कूल और छात्र अभिभावक को एक साथ सेवा देगा, इसलिए दोस्त फॉर लाइफ कौन किया है? CBSE किया है। ठीक है। अगला है कि फिक्की के FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? नॉर्मल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। उज्ज्वल सिंधानिया है। उज्ज्वल सिंधानिया फिक्की के FLO की स्थापना बनी है। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का अध्यक्ष उदय शंकर है। और महासचिव कौन है? तो फिक्की का महासचिव दिलीप चिना है। ठीक है। इसके आगे देख लीजिए, उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रीय बिजनेस चैम्बर है, और इसे भी फिक्की बिजनेस से रिलेटेड एक संस्था है। FLO सिंधिया के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आज का क्वेश्चन था। हम कोशिश करेंगे डेली कम से कम समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका इम्पोर्टेंस मतलब 5 से 6 लाइन में डिटेल्स आपको दे दें। ठीक है। तो डेली हम आपको ये अपलोड करेंट अफेयर दे देंगे, बस आप अपना बताइए कि कैसा लगा आपको आज का करेंट अफेयर। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि कैसा लगा आप लोग को, फिर हम इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करें। ठीक।